फर्टिलाइजेशन, निषेचन। आज के इस अध्ययन में हम निषेचन की परिभाषा समझेंगे कि निषेचन क्या है, मानव में निषेचन की क्या परिभाषा होगी, मानव में निषेचन के अंतर्गत कौन कौन सी घटनाएं होंगी, कौन कौन सी क्रियाएं, कौन कौन सी कोशिकाएं इस फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में लगेंगी और फर्टिलाइजेशन का फेट क्या होगा, भविष्य क्या होगा। सामान्य परिभाषा के अंतर्गत नर युग्मक और मादा युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की क्रिया निषेचन कहलाती है। नर युग्मक को अंग्रेजी में मेल गैमेट कहते हैं, जबकि मादा युग्मक को अंग्रेजी में फीमेल गैमेट कहते हैं। तो इसका मतलब मेल और फीमेल गैमेट्स के जो फ्यूज़न होती है वही फर्टिलाइजेशन कहलाती है। मानव में फीमेल गैमेट को ओवम कहा जाता है, जबकि मेल गैमेट को स्पर्म कहा जाता है। तो पूरी बात अगर मानव के संबंध में करनी है फर्टिलाइजेशन के बारे में, तो हम ये कहेंगे कि मानव में अंडाणु यानी अंड कोशिका यानी ओवम और शुक्राणु यानी स्पर्म के संलयन या फ्यूज़न की क्रिया जो है वो फर्टिलाइजेशन कहलाती है, उसे फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। ये फर्टिलाइजेशन की परिभाषा हो गई मानव के संबंध में, ह्यूमन्स के संबंध में। अब प्रश्न ये उठता है कि फ्यूज़न की प्रक्रिया जो है इन दो संरचनाओं के न्यूक्लियाई के बीच में होता है। ओवम का न्यूक्लियस स्पर्म का न्यूक्लियस परस्पर फ्यूज करेगा तो फर्टिलाइजेशन होगा। तो ओवम की संरचना आप पढ़ चुके, स्पर्म की संरचना पढ़ चुके। ओवम की संरचना में आपने प्लाज्म पढ़ा, न्यूक्लियस पढ़ा, उसका बंडल ऑफ डीएनए, फिर उसके बाद वाइट लाइन मेम्ब्रेन पढ़ा, जोना पेलुसिडा पढ़ा, कोरोना रेडिएटा पढ़ा। और स्पर्म के संबंध में उसका स्ट्रक्चर आपने डिटेल में पढ़ा, हेड, नेक, मिडिल पोर्शन एंड टेल। तो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में इसमें कौन सा भाग लेता है, कौन सा पार्ट जो है फ्यूज़न की प्रक्रिया में आता है, और जो दूसरे पार्ट बने उनका क्या होगा, क्या वे इस फर्टिलाइजेशन में मदद करते हैं, और अगर मदद करते तो ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद उनका क्या होगा, फिर क्या वो शिराफ होंगे या फिर क्या होंगे। आगे इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन है। आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत 3 तरह के आर्गन पढ़े हैं। एक प्रिंसिपल रिप्रोडक्टिव आर्गन, दूसरा एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव आर्गन्स, और तीसरा एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। तो हम यहाँ इनके रिप्रोडक्टिव आर्गन के डिटेल में नहीं जाएंगे। हम यहाँ प्रयास करेंगे ये समझने का कि फर्टिलाइजेशन की साइट क्या है। फर्टिलाइजेशन मानव में आंतरिक होता है और फर्टिलाइजेशन मानव में उनकी अंडकोशिका यानी फेलोपियन ट्यूब में होता है। तो फेलोपियन ट्यूब जो है ये आप इसके स्ट्रक्चर में पढ़े हुए लंबी नलिका है। तो इस फेलोपियन ट्यूब में जो पोर्शन आ रहे इन्फंडिबुलम आता है, एम्पुला आता है, डिस्टल पॉइंट इसका मिलता है इस्थमस। तो फिर इसमें फिर ये ओवरी है। तो ओवरी से हमारा जो ओवम बना वो स्पर्म से फ्यूज़ होगा इसी ओविडक्ट में। तो हमारे पास जो पोर्शन आ रहे इन्फंडिबुलम है, एम्पुला है, इस्थमस है, ये फ्यूज़न कहाँ होगा, ये एक चीज़ है। और जो हमारा रूट है स्पर्म का वो कैसे कहाँ तक किस रूट पर चलेगा, इस चीज़ को समझिए। ओवुलेशन की प्रक्रिया में ओवरी से सेकेंडरी oocyte मिलता है। ओवुलेशन की प्रक्रिया में
ओवरी से सेकेंडरी oocyte मिलता है। फिर ये सेकेंडरी oocyte फिम्बरी के वाइब्रेशन के थ्रू ओविडक्ट में जाता है। ओविडक्ट में ये इन्फंडिबुलम, यहाँ सीलियरी मूवमेंट के थ्रू ये आगे बढ़ेगा, एम्पुला, देन एम्पुला से आगे जाएगा। ये स्पर्म जो है वाजाइनल नाल के थ्रू आगे बढ़ेगा, यूट्रस नाल में पहुंचेगा। यूट्रस नाल जो है फिर जुटी हुई है स्टमक से, ओविडक्ट से, तो फिर स्टमक के थ्रू ये ओविडक्ट में पहुंचेगा। आप स्ट्रक्चर को लगातार देखिए। तो स्पर्म जो है स्टमक के आगे, ओवम जो है एम्पुला के आगे। मतलब क्या हुआ कि फिर एम्पुला और स्टमक के जंक्शन पर मीटिंग होगी ओवम की और स्पर्म की, यही फर्टिलाइजेशन होगा, यही साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है। तो सवाल ये हो गया कि जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया है वो कहाँ होगी, तो जवाब होगा फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट में होगा, यानी फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब नलिका में होगा, और फैलोपियन ट्यूब में एम्पुला और स्टमक के जंक्शन पर होगा। ये स्थिति है। तो अब ये जो संपर्कन की क्रिया हुई, इस संपर्कन की क्रिया में ओवम अभी हमको मैच्योर नहीं मिला है, ये सेकेंडरी oocyte है। फिर स्पर्म के 3 पार्ट्स हैं। फिर फ्यूज़न की प्रक्रिया में क्या होगा इन पार्ट्स का, आगे समझिए। ये हमने सेकेंडरी oocyte का स्ट्रक्चर लिया हुआ है। इसमें आप देखिए ऊप्लाज्म है, सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस है, सेट ऑफ डीएनए, और फिर वाइट लाइन मेम्ब्रेन है। उसके सबसे बाहर जो है कोरोना रेडिएटा है। कोरोना रेडिएटा और वाइट लाइन मेम्ब्रेन के बीच में ज़ोना पेलोसिडा है। और ये स्पर्म है, इसका भी स्ट्रक्चर आप पढ़ चुके हैं। ये हेड है, उसका टिप ऑफ पॉइंट एक्रोसोम, फिर नेक है, फिर मिडिल पॉइंट है यानी माइटोकांड्रियल लीजन, उसके बाद टेल है। तो अब ये स्पर्म जो है फ्यूज़न की प्रक्रिया में अपने हेड के थ्रू ओवम के यानी सेकेंडरी oocyte के कोरोना रेडिएटर पर संपर्क में आएगा। यानी स्पर्म अपने एक्रोसोम हेड के थ्रू जो है कोरोना रेडिएटर से संपर्क करेगा। अब क्या होगा, तो जो हेड का पोर्शन है जिसको एक्रोसोम कहते हैं स्पर्म के, उस स्पर्म से एक एक्रोसोम से एक एंजाइम का स्रावण होता है। उस एंजाइम को हम हाइरुलोनाइडेज एंजाइम कहते हैं। उस एंजाइम को हाइरुलोनाइडेज एंजाइम कहा जाता है। अब इस हाइरुलोनाइडेज एंजाइम का रिएक्शन क्या होगा, इसका रिएक्शन ये होता है, ये एसिडिक इन नेचर होता है। तो इस रिएक्शन क्या होगा कि जो कोरोना रेडिएटा है और जो ज़ोना पेलोसिडा है ये डिज़ाल्व हो जाएगी हाइरुलोनाइडेज एंजाइम के रिएक्शन के थ्रू, ये डिज़ाल्व हो जाएगी। अब डिज़ाल्व होने से क्या मतलब होगा कि फिर अब ये स्पर्म जो है अपने हेड के थ्रू वाइट लाइन मेम्ब्रेन को रप्चर करके सेकेंडरी oocyte के ऊप्लाज्म में प्रवेश करेगा। ये सेकेंडरी oocyte है, हमने आपको जिसमें देखा है यहाँ न्यूक्लियस है और ये पोलर बॉडी है। आप पढ़ते हैं जब प्राइमरी oocyte मैचुरेशन डिवीज़न में जाता है, जब प्राइमरी oocyte मैचुरेशन डिवीज़न में जाता है तो मैचुरेशन डिवीज़न 2 फेज़ में चलता है, फर्स्ट मैचुरेशन डिवीज़न एंड द सेकेंड मैचुरेशन डिवीज़न। फर्स्ट मैचुरेशन डिवीज़न जो होता है वो अर्धसूत्री होता है, मेयोसिस टाइप ऑफ डिवीज़न होता है। तो वहाँ 2 अलग अलग आकार की कोशिकाएं बनती हैं, एक बड़े आकार की कोशिका बनती है, एक छोटे आकार की कोशिका बनती है। तो जो बड़े आकार की कोशिका बनती है वो सेकेंडरी oocyte कहलाती है, और जो छोटे आकार की कोशिका बनती है वो फर्स्ट पोलर बॉडी कहलाती है। ये सेकेंडरी oocyte है, ये इसका फर्स्ट पोलर बॉडी है। अब ये इसका स्पर्म जो है
अपने एक्रोसोम हेड के थ्रू जो है हाइड्रोलाइडेज एंजाइम के बायोकेमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप ऊप्लाज्म में प्रवेश कर पाएगा। अब ये जब ऊप्लाज्म में प्रवेश कर लिया तो अब इसी समय जो है सेकेंडरी oocyte सेकेंड मैचुरेशन डिवीज़न के फेस में जाएगा। सेकेंडरी oocyte जो है सेकेंड मैचुरेशन फेज में जाएगा। जब सेकेंड मैचुरेशन फेज में जाएगा तब फिर क्या होगा कि सेकेंडरी oocyte माइटोटिकली डिवाइड होगा। समसूत्री विभाजन के थ्रू ये डिवाइड होगा और डिवाइड होने के बाद फिर दो भिन्न आकार की कोशिकाएं बनेंगी, एक छोटे आकार की कोशिका और एक बड़े आकार की कोशिका। तो जो बड़े आकार की कोशिका बनती है वो मैच्योर ओवम कहलाती है और जो छोटे आकार की कोशिका बनती है वो सेकेंड पोलर बॉडी कहलाती है। आप स्ट्रक्चर में देखिए तो अब यहाँ प्रो न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म एंड प्रो न्यूक्लियस ऑफ ओवम दोनों फ्यूज करेंगे। इनके फ्यूजन से एक नई कोशिका, एक नई संरचना बनेगी। वो संरचना अंग्रेजी में जायगोट और हिंदी में युग्मनज कहलाएगी। ये फेट हो गया फर्टिलाइजेशन का और ये फर्टिलाइजेशन की पूरी प्रक्रिया होगी। फर्टिलाइजेशन में ये दोनों प्रो न्यूक्लियाई जो है परस्पर फ्यूज हो गए, जायगोट बना। हम ये जानते हैं कि जो युग्मक होते हैं, गैमेट्स होते हैं, वो हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। तो प्रो न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म एंड प्रो न्यूक्लियस ऑफ ओवम ये हैप्लॉइड हो गए। तो अब जो जायगोट बना वो क्या होगा, डिप्लॉइड हो जाएगा। तो अब इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जस्ट डबल हो जाएंगे, 2n हो जाएंगे। तो जायगोट जो है ये द्विगुणित कोशिका होगी। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 2x या 2n होगी। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि फिर कोरोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा और वाइट लाइन मेम्ब्रेन का क्या हुआ, जो दो पोलर बॉडी हैं उनका क्या हुआ। तो अब होता ये है कि जब जायगोट का फॉर्मेशन हो गया यानी फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया तो कोरोना रेडिएटा और जोना पेलुसिडा दोनों डिसअपियर हो जाते हैं, दोनों लुप्त हो जाते हैं। स्पर्म का हेड मिडिल पॉइंट भी डिसअपियर हो जाता है, डीजनरेट कर जाता है। तो और पोलर बॉडीज भी शेड ऑफ हो जाती हैं। अब इसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्न ये आता है कि जो हमारा सीमेन था उसमें स्पर्म की संख्या तो बहुत अधिक थी, तो उसमें से केवल एक स्पर्म ने प्रवेश किया इस ऊप्लाज्म में। क्या दूसरा स्पर्म इस ऊप्लाज्म में प्रवेश करेगा कि नहीं करेगा? अगर नहीं करेगा तो फिर क्या होगा? तो इसका जवाब ये है कि जोना पेलुसिडा पर एक केमिकल रिएक्शन होता है, इसको कार्टिकल रिएक्शन या जोना रिएक्शन कहते हैं। इस जोना रिएक्शन का परिणाम क्या होता है कि जो जोना पेलुसिडा है वो दूसरे स्पर्म शुक्राणुओं के लिए अपारगम्य, इम्परमिएबल हो जाती है। इस जोना रिएक्शन या कार्टिकल रिएक्शन का परिणाम ये होता है कि जो जोना पेलुसिडा है वो दूसरे स्पर्म के लिए अपारगम्य हो जाती है, यानी अब कोई दूसरा स्पर्म इस ओवम में प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से फर्टिलाइजेशन की पूरी प्रक्रिया हो गई। इस फर्टिलाइजेशन की पूरी प्रक्रिया में आपको ये याद रखना पड़ेगा कि फर्टिलाइजेशन क्या है, डेफिनेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन में कौन कौन से कोशिकाएं भाग लेती हैं, उन कोशिकाओं का कौन सा पार्ट जो है यहाँ फ्यूज़ होता है, फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप कौन सा कोशिका बनती है, इस कोशिका और मैच्योर ओवम स्पर्म की कोशिकाओं में क्या अंतर आता है। ठीक है, तो इस तरह से इतने पॉइंट जब आप याद रखेंगे तो अपने प्रश्नों का आंसर बड़ी आसानी से दे लेंगे। ये फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी हो गई।
इसको आपको खूब आराम से समझना पड़ेगा।